Atoms and molecules. The moment you turn the first page of your NCERT textbook or whatever the reference book that you have, पहला टॉपिक ही आ जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल. Number of students suffer a problem to solve the numerical problems of this topic, that is law of chemical combination, especially on both laws, that is the law of conservation of mass and constant proportion. So you are at the right place. Welcome to all of you on the e-learning with Ankit. Today we will discuss about the numerical problem based upon this two different topics, that is the law of conservation of mass and constant proportion. Before that, very important thing, इस चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिया, दैट्स माय ओन हैंडरिटन नोट्स. प्लीज गो थ्रू एंड चेक इट आउट. उसका जेरॉक्स कराओ, पढ़ो. दैट्स एक्सटेंसिवली आई हैव रिटन दैट नोट्स. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक. Before starting of this topic, a little bit introduction of the chapter, just a quick introduction I am saying. देखो, atoms and molecules आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला ही हेडिंग ये दे रखा है, और द व्हाटएवर द रेफरेंस बुक दैट यू आर गोइंग थ्रू. एटम्स हमारे क्या है, जस्ट सिंपल वर्ड में आप क्लियर करता हूं. इवन इन एंशिएंट टाइम्स जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे हमारे यहाँ के, लाइक इंडियन फिलोसोफर, दोनों का लोग का ही कहना था कि व्हाटएवर द मैटर इज देयर, इफ आई एम टेकिंग दिस मार्कर इवेंचुअली विच इज अ मैटर, कुछ भी हमारे आसपास मैटर है, चाहे वेदर इट्स अ सॉलिड, वेदर इट्स अ लिक्विड और वेदर इट्स अ गैस, सब के सब एक किसी न किसी टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने, एंड दैट टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम. बस सिंपल अभी इतना जानते हैं, बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग थ्रू ऑन दीज टॉपिक्स ओनली एंड रादर देन मोर ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट, राइट. तो उतना डिटेल में यहां पे नहीं इसको डिस्कस कर रहा हूं. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अब जब हमें पता चल गया कि इफ देयर आर एटम्स इन दिस मैटर, इस मैटर हमारे पास ढेर सारे एटम्स हैं, सो हाउ दीज एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर कंबाइंड टुगेदर बाय फॉलोइंग सम लॉज. उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन योर क्लास 9 केमिस्ट्री दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हायर क्लासेस जाओगे तो और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आता है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है हम लोग का. तो ऐसे अलग अलग हम लोग के और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आएंगे. और पहले बात करते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आई हैव रिटन द थिंग्स ओवर हियर सो दैट वीडियो हमारा और उतना लेंदी ना जाए. चलो देखो, सबसे पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहले एक रिएक्शन लिखते हैं, वहां से देखते हैं, देन आफ्टर टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. सो लेट अस सपोज हियर आई एम राइटिंग द केमिकल इक्वेशन. भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द केमिकल इक्वेशन. A plus B which gives us product C and D. याद रखना, दिस इज योर रिएक्शन एरो, राइट. और रिएक्शन एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इज योर रिएक्टेंट. दिस इज आवर रिएक्टेंट, right? And after the completion of reaction, means when reactants react to each other, we are obtaining something new which is called as a product. अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है यहाँ पे. व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, पहला ये समझते हैं, देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट दैट, कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सो आओ समझने के लिए ऐसे देखो यहाँ पे, लेट अस सपोज आई हैव टेकन 100 ग्राम ऑफ इन टोटल ए एंड बी. जो टोटल ए और बी का मास है वो सपोज करो 100 ग्राम है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपको कितना मिलना चाहिए, टोटल 100 ग्राम ही मिलना चाहिए. इवन 99.9 इज नॉट परमिसिबल. कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है. तो देखो यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. विदाउट इंटरफियरिंग इन द रिएक्टेंट ए एंड बी और द प्रोडक्टेंट सी एंड डी, आप मुझे ये चीज बताओ, इज दिस पॉसिबल कि इस 100 ग्राम को कैन आई मेक दिस एज अ 99.9 इवन? Of course you will say that not, because मैं A और B में कोई इंटरफेरेंस हम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा. Similarly, I cannot make this 100 to even 100.1 ग्राम without interfering to this product C and D. इसका मतलब ये जो 100 है उसको ना हम 100.1 कर पा रहे हैं, और neither we are able to make it as a 99.9%. मींस नहीं हम मास को क्रिएट कर पा रहे हैं, और नीदर वी कैन डिस्ट्रॉय द मास. अब पढ़ो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, दैट इज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. बस इससे ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में. फिर से रिपीट करता हूं, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए. अगर नहीं मिल रहा है तो समथिंग इज मिसिंग इन योर प्रोडक्ट दैट वी नीड टू फाइंड. कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको. देन आफ्टर जो मास है हम लोग उसको न क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक एग्जांपल, अभी तो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था, आप एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेकर के. सपोज आई एम टेकिंग ओवर कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3, that's a calcium carbonate. Need not to be worried कि सर हमें नहीं आता अभी कैल्शियम कार्बोनेट. इसी चैप्टर में you will get to know that how to write the formula of compounds. अब देखो,
व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको हीट कर रहे हैं। हियर इज द सिंबल ऑफ डेल्टा रिप्रेजेंट कि हम इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, राइट। दैट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन, आप 10th में पढ़ेगा इसके बारे में। तो आफ्टर दैट व्हाट वी विल ऑब्टेन, इट विल फॉर्म योर कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन, ये गैस यहां से इवॉल्व करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं तो इन बीकर और द टेस्ट ट्यूब व्हाटएवर वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड तो हमें मिल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इवॉल्व कर जाएगा। अब कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि इनिशियली हमने 100 ग्राम ऑफ लिया था यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपने वेट कर लिया और पा लिया कि सर कैल्शियम ऑक्साइड जो मिल रहा है यहाँ पे हमें 44 ग्राम मिल रहा है, राइट। लेट्स से आपने वेट कर लिया पे। सो हाउ मच द मास ऑफ CO2 रिलीज, दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग देन एप्लीकेशन और कैसे द यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों? क्योंकि हमें पता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर इधर टोटल 100 है तो हियर मस्ट आल्सो बी टोटल 100। 44 यहां है, 100 से आप सबट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द 56 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज कर गया, जो कि हमने क्लासेस में करके देखा है इस चीज को। नाउ कम और यस, who gave this law was given by Anthony Lavoisier in 1774. neither the year nor the name of the scientist will be asked to you, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सी हियर, all pure samples of a same chemical compound contain the same elements combined together in the same proportion by mass। पता नहीं क्या लिख दिया गया ना, राइट। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। सपोज आई एम टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड ओवर, ठीक है। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लेट अस सपोज आई एम बर्निंग पीस ऑफ पेपर ओवर हियर, तो जो गैस रिलीज करेगा सपोज करो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। एट द सेम टाइम्स वी आर गोइंग टू द केमिस्ट्री लैब, वहां पे कोई रिएक्शन करा रहे हैं, दे आर आल्सो रिलीजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द लास्ट कंटिन्यूअसली वी आर इनहेलिंग एंड देन आफ्टर एक्सहेलिंग, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ठीक। अब तीनों में देखो सिमिलरिटी क्या है, हर एक जगह पे एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। मींस सभी जो केमिकल कंपाउंड है उन सभी का कॉम्पोजिशन देखो यहाँ पे लिखा था कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, सब में सेम एलिमेंट कंबाइन है। अब इस केस में देखो वी नो दैट द मास ऑफ कार्बन इज व्हाट 12, राइट। अब ऑक्सीजन के 2 एटम है, वी नो दैट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16, सो 2 multiplied by 16 you will get over here 32। similarly here also you will get 12 is to 32 and here also we will get 12 is to 32 on simplification। चलो जाओ उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। here also ratio how much you will get 3 is to 8, here also what how much ratio will get 3 is to 8। देखो आप हर जगह इसका जो मास का रेशियो है वो फिक्स आ रहा है। लास्ट का पॉइंट पढ़ो, ये देखो contains the same elements combined together in the same proportion by mass। it does mean कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो हमेशा सेम है, doesn't matter from which source we are obtaining the carbon dioxide। बस यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऐसे याद रखना। देखो कांस्टेंट 38, मास का रेशियो कांस्टेंट, फिक्स, definite, that is why this law is also called as a law of constant proportion, law of definite proportion भी नाम से ये जाना जाता है। in some of the textbook you may find this thing, ठीक। एक एग्जांपल इसका और डिस्कस करते हैं, फिर इस सब हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सपोज आई एम टेकिंग H2O हियर, दैट्स H2O that I have taken from my house। चलो स्कूल के टैप वाटर से हम लेते हैं यहाँ पे H2O and 1 H2O you are bringing from home, ठीक है। अब देखो वी नो दैट कि जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है 1, सिंस 2 हाइड्रोजन तो टोटल मास 2 होगा, एंड वी नो दैट कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सो डज मीन सेम रेशियो यहाँ पे भी मिलेगा 2:16, क्योंकि सेम एटम हमारे पास यहाँ पे, एंड हियर आल्सो 2:16। ऑफ कोर्स वी कैन डू द सिंप्लीफिकेशन ओवर हियर। सिंप्लीफिकेशन करो, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, यहाँ पे 1:8, यहाँ 1:8, यहाँ एंड देन आफ्टर 1:8। हर एक जगह देखो मास का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट है और डेफिनेट वी कैन से। बस यही कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि जो मास का रेशियो है वो फिक्स है, बट याद रखना कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्योर सैंपल होना चाहिए। इट डज मीन ऐसा नहीं कि H2O है और बगल में कोई दूसरा एटम भी हो यहाँ पे, देन इन दैट केस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिडेट, दैट नॉट ऑथेंटिक इन दैट केस। आई होप ये दोनों ही लॉ आपको समझ में आया है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको एक बार पढ़ो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करते हैं, दैट विल बी मोर यूटिलिटी ऑफ दीज टू कॉन्सेप्ट्स। Numerical problem based upon the law of conservation of mass, right? See, what mass of silver nitrate will react with 5। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना। इट्स ओके कि क्वेश्चन आपको एकदम नहीं क्लियर हो रहा है कि अब इसमें क्या फाइंड करना है, इट हैपेंस। पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो, जो गिवन है उस डेटा को लिखो, एटलीस्ट समहाउ क्वेश्चंस विल गिव यू हिंट, कहीं ना कहीं से आपको एक हिंट मिलेगा कि हाँ इसमें करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन सा इसमें इंप्लीमेंट होगा।
5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब बहुत बड़ा बड़ा वर्ड यहाँ पे लिखा है, लाइक इट्स अ सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, डोंट बी कंफ्यूज, जैसे लिखा है एज इट इज कॉपी कर लो, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर दैट। देखो व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो लेट द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जो हमें कैलकुलेट करना है उसको एक्स सपोज कर लो। लेट द मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल्स टू एक्स ग्राम। याद रखो यूनिट आप छोड़ देते हो, यूनिट जरूर से लिखो एक्स ग्राम। रिएक्ट विथ 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या, देखो वॉट एवर द रिएक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज इट इज उसको कॉपी करो। कि सिल्वर नाइट्रेट हम लोग का है, लिख लेते हैं यहां पे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ, किसके साथ देखो रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड। सो हियर आई एम राइटिंग सोडियम क्लोराइड टू गिव, टू प्रोड्यूस, देखो क्या मिला है यहां पे हमें, सिल्वर क्लोराइड, इट्स रिटन, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर सिल्वर क्लोराइड along with 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, मैंने सोडियम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ऐसा मत करना एग्जाम में, क्लियर। अब जिसका जितना वेट था, वट एवर द वेट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, वो लिख लो। सिल्वर नाइट्रेट हमें ये फाइंड करना था, तो आई हैव टेकन इट्स एक्स ग्राम। सोडियम क्लोराइड देखो 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 5.85 ग्राम, ये लिखना एग्जाम में लिखना जरूरी है। टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 14.35 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, 8.5 ग्राम, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये पता, देखो एक चीज यहां पे मिसिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एज सच रेशियो वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नाउ इट्स वेरी क्लियर कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करके हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो यूज करते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट यहां पे लिखो ऐसे, वी नो दैट according to law of conservation of mass, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो सके, आप एग्जाम में पूरा लिखना। क्या बताया बेटा हमको यहाँ पे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड योर स्टेप मार्किंग, इन केस कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहा है बट एटलीस्ट यू हैव गॉन थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप्स, आपने स्टेप्स किया तो स्टेप मार्किंग विल बी डन ओवर देयर, इसलिए आप पूरा लिखना। आई कुड हैव ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं भी इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से तुरंत एक स्टेप में सॉल्व कर देता, शायद आपको भी आ रहा होगा, बट हाउ टू राइट द आंसर दैट यू मस्ट नो, ठीक है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस करेंगे हो सकता है उसमें मैं भी स्टेप ओमिट कर दूं, बट एटलीस्ट एक क्वेश्चन में आप जानते रहो कि स्टेप्स लिखते कैसे हम लोग, ठीक है। अब देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है हम लोग के पास, दीज आर द रिएक्टेंट्स, पहले मैंने क्लियर रखा है, रिएक्शन एरो के पीछे जो भी चीजें लिखी है वो 1 है 2 है 3 है 4 है, डजंट मैटर हाउ मच स्पीसीज आर देयर एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिएक्शन एरो, वो रिएक्टेंट होता है। तो इसके पीछे दो चीजें हमें दिख रही है, देखो हमने रेड मार्कर से ऑलरेडी इसको इंडिकेट किया, दैट इज एक्स ग्राम एंड इट्स अ 5.85 ग्राम विच मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 14.35 यहाँ पे है ग्राम एंड देन आफ्टर 8.5 ग्राम। चलो करते हैं, देन x विल बी इक्वल टू, ये 5.35 उधर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, उससे पहले इसको एडिशन कर लो, 14.35 एंड 8.5, 0 यहाँ कर लेते हैं, 5 5 3 8 एंड 14 622 22.85, सो इट विल बी योर 22.85 ग्राम माइनस ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, दैट इज अ 5.85 ग्राम, सब्ट्रैक्शन करो इसमें से 5.85 85850 27 22 minus 5 17, that is therefore x is equals to 17 ग्राम। देखो लास्ट में लिखना है, यहाँ पे लिखेगा 10, therefore whatever the symbol you want to inculcate over here, so just write down therefore mass of silver nitrate, mass of silver nitrate is equals to 17 ग्राम। दिस इज हाउ, दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस,
सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बनाओ, जो भी स्पीसीज गिवन नहीं है उसको फाइंड आउट करो। हो सकता है कि यहां पे हमने रिएक्टेंट के साइड में हमारे पास कुछ गिवन नहीं था, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाए प्रोडक्ट साइड में कुछ वहां पे गिवन ना हो, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द क्वेश्चन इज दैट when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, so whatever is given in the question as it is, पहले इसको लिखते चलो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमें इजी होता चलेगा। 3 gram of carbon is burnt, तो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर कार्बन, या इट विल बी मोर बेटर कि आप पूरा सिंबल के फॉर्म में लिख लो, ठीक है। इट इज अ 3 ग्राम कार्बन, इट इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां मैं लिख लेता हूं ऑक्सीजन हियर, एंड इट इज अ 8 ग्राम, 8.0 ग्राम। बर्न करने के बाद देखो मिल क्या कर 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, सो आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर CO2 एंड 11 ग्राम ही हमें मिल रहा है, ठीक है। देन आफ्टर इट इज बीइंग आस्क्ड व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हिच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है, बट इट्स सच ऑफ एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है। आओ देखो इसके यहां से, देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यहां पे देखो इस तरीके से आप निकालो, टोटल मास ऑफ reactant is equals total mass of reactant। और देखते हैं 3 plus 8, how I am writing 3 plus 8, क्योंकि ये देखो ये दोनों आपके रिएक्टेंट कहलाएंगे, so it will be 3 plus 8 और टोटल मिलेगा आपको 11 ग्राम, या रेदर देन कि आप इस तरीके से न करके डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे 3 ग्राम ये प्लस 8 ग्राम, सो टोटल मिलेगा आपको यहाँ पे 11 ग्राम। एंड वेरी इजीली वी कैन से दैट कि जो प्रोडक्ट है, अब देखो यहाँ पे मैं कंप्लीट स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ लाइक आई हैव डन इन दिस प्रोसेस, बिकॉज यू नो कि अब स्टेप्स कैसे लिखना है हमें, ठीक है। फिर नीचे यहाँ देखो लिखोगे, या चलो ये स्टेप मैं लिख देता हूँ एज इट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो भी देखो क्या मिला हम लोग को 11 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के तो इक्वल हो रहा है यहाँ पे। इट डज मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे गवर्न हो रहा है, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है हमें, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ दूसरा चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बट हाँ, हाफ पोर्शन डन है हमारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वैलिड हो रहा है, क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है। क्वेश्चन के यहाँ के पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया दिस मच, ठीक है। Then now it is sorry up to this much. What mass of CO2 will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब कह रहे हैं कि जो कार्बन 3 ग्राम था, जो 3 ग्राम था अभी भी 3 ग्राम ही है कार्बन, लेकिन अब दिस टाइम ना ऑक्सीजन, अब देखो हम कितना ले रहे हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स रिटन 50 ग्राम, तो अब ऑक्सीजन हम 50 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। देखो सिंपल थिंग है, 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को चाहिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जैसा सिंपल आई एम गिविंग यू दिस थिंग हिंट की, देखो CO2, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो की स्टार्टिंग में आपको याद होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पे जब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपको पढ़ा रहा था, देयर आई हैव टोल्ड यू कि कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा फिक्स है, 3:8 आ रहा था। कैसे, एक बार फिर से चेक कर लो, कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन 16, बट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और सिंप्लीफिकेशन करने पे आपको मिलेगा 3:8, मतलब 3 पार्ट ऑफ कार्बन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। डजंट मैटर कि आप इस 8 की जगह 15 ले लो, 16 ले लो, 100 ले लो, 10 100 ले लो, डजंट मैटर। 3 पार्ट को, 3 ग्राम ऑफ इस कार्बन को, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए, उससे ज्यादा वो नहीं लेगा। तो नो मैटर आप 50 ग्राम ले रहे हो या 60 ग्राम ले रहे हो, 20 ग्राम ले रहे हो, 10 ग्राम ले रहे हो, डजंट मैटर, दिस 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर, और मिनिमम 8 ग्राम उसको चाहिए ही चाहिए, देन ओनली द फॉर्मेशन ऑफ CO2 विल फॉर्म, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाएगा, कंपाउंड को दूसरा बनने लगेगा। सो यू विल राइट ओवर हियर 3 ग्राम ऑफ कार्बन वेदर इट रिक्वायर ऑक्सीजन, so the mass of oxygen that will be left unreacted, यहां पे लिखना, therefore mass of oxygen unreacted, ये जो अनरिएक्टेड रह जाएगा देखो कितना होगा, 50 ग्राम हमें नहीं चाहिए, हमें 8 ग्राम ही चाहिए, तो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर 50 माइनस 8, दैट विल बी योर 42 ग्राम अनरिएक्टेड रह जाएगा, हमें सिर्फ 8 ग्राम ही चाहिए। अब यहां से देखो क्वेश्चन किस पार्ट में आ जाते हैं, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। इस चीज को आंसर देने के लिए देखो हमने इसका यूज किया, एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट, सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। 3 ग्राम ऑफ कार्बन को 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, मींस ये रेशियो है, जो मास का रेशियो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इट डज मीन वी आर यूजिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस विल बी योर राइट आंसर। और इसको इस तरीके से थोड़ा और स्टेप्स प्रोसीड करके आप लिखोगे, यू विल बी गेटिंग द गुड मार्क्स और कंप्लीट मार्क्स, जितने भी नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखते हैं फ्यू मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। Let's see one more numerical problem, that is a third question.
इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम, इस क्वेश्चन में देखो पूरे स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे एंड यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट द स्टेप्स. If 6.3 ग्राम of sodium carbonate is added to 15 ग्राम of acetic acid, so it does mean reactant हमको दे रखा है. What is being given? Sodium carbonate. So I'm writing here sodium carbonate. किसके साथ देखो ऐड कर रहा है? Acetic acid. Acetic acid का फॉर्मूला होता है CH3COOH. और क्या मिल रहा है इसके बाद देखो, द सोल्यूशन द रेसिड्यू इज फाउंड टू बी 18 ग्राम. जो भी रेसिड्यू यहां पे मिल रहा है, सपोज करो whatever you are obtaining, it's a 18 gram, let us suppose, and along with what mass of CO2 is released in the reaction. कुछ CO2 यहाँ पे रिलीज कर रहा है देखो, ठीक है. अब यहाँ से कुछ CO2 रिलीज कर रहा है, यही CO2 आपको फाइंड आउट करना है. तो सपोज करो इसको x ग्राम हमने ले लिया यहाँ पे, दिस लेट अस सपोज दिस इज अ x ग्राम ऑफ CO2 रिलीज कर रहा है. वी नो दैट कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर, देखो सोडियम कार्बोनेट कितना दिया था हमें, 6.3 ग्राम दिया था, एंड एसिटिक एसिड इज गिवन टू अस दैट इज अ 15.0 ग्राम. चलो तो देखो कितना होगा, 15 प्लस 6.3 इट विल बी योर 21.3 ग्राम इज इक्वल्स टू दैट इज x प्लस 18 ग्राम, राइट. सो x विल बी इक्वल टू योर 21.3 minus 18 gram. Just I am leaving over here. What will be the answer? Comment करो, आप बताओ. What will be the right option, right answer of the mass of CO2 released in the reaction? That's a simple calculation you can do right now. ठीक है, चलो एक लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं. अगेन दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपके दिया है, बट देखो इस क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जाता है. दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सिंपली वी कैन से द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देखो क्या दिया, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन. ठीक है, कुछ ऑक्सीजन और बोरॉन का एक कंपाउंड है, सपोज किंग बीकर हमने लिया यहाँ पे, एंड देयर इज अ कंपाउंड हमारे पास है, बोरॉन और ऑक्सीजन का ओके कंपाउंड है. मास कितना दिया है इसका, ध्यान रखना, इससे 0.24 ग्राम टोटल मास है इस कंपाउंड का. was found by analysis to contain 0.96 ग्राम ऑफ बोरॉन. याद रखना, इसमें जो ये कंपाउंड है आपका, इसमें दो एलिमेंट्स है आपके पास, बोरॉन भी प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. बोरॉन का जो वेट है दैट इज 0.096 इट इज गिवन ग्राम में है, एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है वो आपका 0.144 ग्राम, ये आपका ऑक्सीजन है. कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड. नाउ यू विल से दैट कि सर ये क्वेश्चन तो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं है. ऑफ कोर्स नहीं है, बट देखो इसी के आगे एक लाइन अभी मैं और ऐड करूंगा और ये क्वेश्चन कैसे इस टॉपिक में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि पहले ये क्वेश्चन आपको समझा लिया जाए. देखो परसेंटेज निकालना है हमको, सिंपल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आप सब जानते हो कि वॉट एवर द, अगर लेट से हमारा परसेंटेज निकालना है कि हाउ मच इस परसेंटेज ऑफ मार्क्स वी हैव गॉट यूनिट टेस्ट और वॉट एवर दैट, टोटल मार्क्स सॉरी नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100, यही करते हैं. तो सेम केस यहाँ पे भी करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. तो इसका अलग अलग बोरॉन और ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज निकालना है. सो व्हाट यू विल राइट, मैं फॉर्मूला नहीं लिखना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बोरॉन. अब देखो बोरॉन का जो वेट है गिवन वो कितना है आपके पास, 0.096 अपॉन टोटल वेट ऑफ कंपाउंड. देखो टोटल वेट हमारे पास कितना है, 0.24 इनटू कर देंगे 100, परसेंटेज निकालेगा, जो एकदम सिंपल फॉर्मूला. अब देखो सॉल्व करो, यहाँ से पॉइंट से पॉइंट से चला जाएगा हम लोग के पास, विल गेट ओवर हियर, 2 डिजिट बार डेसिमल यहाँ चला जाएगा हम लोग का, 9.6 अपॉन 24 इंटू 100 है. फिर सॉल्व करो, देखो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 96 इंटू 10 अपॉन 24. चलो 4 के टेबल से इसको सॉल्व करते हैं. 4 2 जा 8, फिर वहाँ 1 चला जाएगा, 4 जा 16, 4 6 जा ये जाएगा 6, 4 जा 24 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40. ठीक है, तो ये हम लोग का 40% आया, किसका, बोरॉन का परसेंटेज है. सिंपली आप कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल मास आप देखो ऑक्सीजन का कितना दिया है, 0.144 ग्राम, 0.144 ग्राम. टोटल मास देखो कंपाउंड का कितना है हमारे पास, 0.24 दिया है, इनटू अगेन परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई. 2 डिजिट डेसिमल नीचे, 2 डिजिट डेसिमल ऊपर गायब कर दो, यू विल ऑब्टेन 14.4 इंटू 100 अपॉन 24. ठीक है, फिर से एक डेसिमल और इधर शिफ्ट कर दो तो 144 अपॉन 24 इंटू 10. 4 के टेबल से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 यहाँ गया, 4 8 जा सॉरी 4 3 जा 12, 4 24 गया ना, तो
4 6 24 ये होगा आपका। देन आफ्टर 6 से डिवाइड करें 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 60%। तो ये तो एकदम सिंपल था कि परसेंटेज कैलकुलेशन है। अब देखो आ गया परसेंटेज ऑफ बोरॉन आ गया हमारा 40 एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 60। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए टोटल सम करके देख लो, अगर 100 नहीं आ रहा तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। देखो 40 प्लस 60 इट डज मीन आंसर सही है। अब देखो ये इस क्वेश्चन को कैसे से कोरिलेट किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट एक लाइन फिर यहां से एडिशनली दिया जाएगा कि यू आर गिवन बीन अनदर सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन। बोरॉन और ऑक्सीजन का कुछ दूसरा सैंपल ऑफ कंपाउंड आपका दिया है, कुछ भी उसका वेट दे दिया जाएगा। लेट से वेट इस बार दे दिया गया 0.29 ग्राम लेट से, या 25 25 56 कुछ भी ग्राम दिया जाएगा। अब उसमें फिर से निकालिए बोरॉन और ऑक्सीजन का परसेंटेज टू सो दैट कि अगर रेशियो उसकी इन दिस केस अगर बोरॉन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम आ रहा है तो समझ जाना कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल है। अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू द लॉ ऑफ दैट विल बी कन्वर्टेड टू द फॉर्म ऑफ टू द टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की जितने भी क्वेश्चंस है इज वेरी क्लियर टू यू। इन केस यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी ऑफ द पॉइंट्स, कोई नहीं समझ में आ रहा है, please do let me know in the comment section. Till the time, keep watching me on your channel e-learning with Ankit.